हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू दी टैक्स एक्सप्रेस। दोस्तों, टैक्स एक्सप्रेस के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट्स और उन लिमिट्स को क्रॉस करने पर लगने वाली पेनल्टी। जी हाँ, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए, जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे जो डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ उन डिटेल्स का आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स के बारे में अवेयर नहीं हो, उन्हें जाने में क्रॉस कर जाएं और नतीजतन आपको हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 269 एसएस की। सेक्शन 269 एसएस क्या है और इसमें लिमिट क्या है? देखिए, सेक्शन 269 एसएस किसी भी पर्सन द्वारा कोई लोन, डिपॉजिट या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेन देन से रिलेटेड अमाउंट जो कि 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा का है, नगद में एक्सेप्ट करने पर ट्रिगर हो जाता है। और यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सेक्शन रेसिपिएंट यानी पाने वाले पर एप्लीकेबल होता है, देने वाले पर नहीं होता। तो अगर किसी भी व्यक्ति से अगर आप 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा का लोन या डिपॉजिट कैश में एक्सेप्ट करते हैं या प्रॉपर्टी का लेन देन, सपोज़ आपके पास किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एडवांस आ गया, किसी ने आपको एडवांस पेमेंट दिया है, लेकिन उस एडवांस पेमेंट का अमाउंट 20,000 रुपये भी है, तो भी आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते सेक्शन 269 एसएस के कारण। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना अमाउंट आपने कैश में एक्सेप्ट किया है उसके बराबर आप पर यानी रेसिपिएंट पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि सेक्शन 269 एसएस के अंतर्गत हम किसी भी लोन, डिपॉजिट या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेन देन से रिलेटेड, चाहे वो एडवांस ही क्यों ना हो, पेमेंट 20,000 रुपये उससे ज़्यादा का कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर अमाउंट 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा 20,000 रुपये है तो उसका पेमेंट आप केवल चेक से ही या बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके साथ अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है 269T। 269 एसएस में मैंने आपको बताया कि रेसिपिएंट पर पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर किसी भी रेसिपिएंट ने कोई लोन, डिपॉजिट या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सम ऑफ मनी, चाहे वो एडवांस हो चाहे पार्ट पेमेंट हो, सेल के लिए 20,000 रुपये उससे नगद में प्राप्त किया हो, तो उस पर 269 एसएस की पेनल्टी लगती है। उसी तरह 269 एसटी प्रोहिबिट करता है किसी भी लोन, डिपॉजिट या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेन देन का अमाउंट अगर रिपे किया जाता है जिसका अमाउंट 20,000 रुपये टच कर गया है, तो वो भी आप कैश में नहीं कर सकते। अदरवाइज आप पर 269T के तहत कार्रवाई की जा सकती है और पेनल्टी लगाई जा सकती है। इन दोनों सेक्शंस में आपस में रेसिप्रोकल है, एक सेक्शन रिसीव पर है और दूसरा सेक्शन रिपेमेंट पर है। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि 269 एसएस में जो पेनल्टी लगती है वो रेसिपिएंट पर लगती है और 269T में जो पेनल्टी लगती है वो रिपे करने पर लगती है, यानी कि रिपे करने वाले व्यक्ति पर लगाई जाती है। तो इन दोनों सेक्शंस को इस तरह से समझना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सेक्शन 269 एसएस और टी का ध्यान रखें और उसकी कंप्लाइंस इंश्योर करें, और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी लोन, डिपॉजिट या इमूवेबल प्रॉपर्टी से लेन देन, चाहे वो एडवांस ही क्यों ना हो, उसकी रिसीप्ट या फिर रिपेमेंट आप कैश में दर्ज नहीं करें और ना ही किसी को 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा की कैश रिसीप्ट जारी करें। ऐसा करने पर आप पर जो पेनल्टी लगाई जा सकती है वो कैश रिसीप्ट के अमाउंट के बराबर होगी। इसके बाद हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जो है सेक्शन 269 एसटी। दोस्तों, ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो 3 क्लॉजेस हैं, उन तीनों क्लॉजेस को मैं आपको एक 1 by 1 एग्जाम्पल्स की सहायता से समझाऊंगा। सबसे पहला क्लॉज है कि किसी भी एक सिंगल पर्सन से सिंगल डे में या तो सिंगल शॉट पेमेंट या एग्रीगेट पेमेंट अगर आपका 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का हो जाता है तो सेक्शन 269 एसटी ट्रिगर हो जाता है। ये सेक्शन लोन, डिपॉजिट और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेन देन पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए 269 एसएस और 269T पहले ही बनाए जा चुके हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें अपर लिमिट है 2 लाख रुपए, यानी कि किसी भी ट्रांजेक्शन के केस में जो लोन ना हो, डिपॉजिट ना हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेन देन से रिलेटेड ना हो, तो उसमें अगर आप 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की कैश रिसीव करते हैं
तो 269ST के ABC 3 क्लॉजेस में किसी भी क्लॉज में अगर आपका केस आ जाता है तो वहाँ पर आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। सबसे पहला क्लॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एक सिंगल पर्सन से एक सिंगल दिन में सिंगल शॉट या फिर छोटे छोटे पेमेंट जो एग्रीगेट में इंडिविजुअली तो नहीं लेकिन एग्रीगेट यानी कि टोटलिटी में 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो जाए तो सेक्शन 269ST का क्लॉज ए आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इस क्लॉज को मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। सपोज आपके पास एक पुरानी कार है और उस पुरानी कार को आप सेल करना चाहते हैं। अमाउंट इन्वॉल्व है 2 लाख रुपए और जिसको आप सेल करना चाहते हैं वो आपको कैश में पेमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आपने उस कार के बदले में 2 लाख रुपए का कैश पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है तो आप पर 269ST की पेनल्टी लगेगी। यानी कि यहाँ पर ये पेनल्टी भी देने वाले पर नहीं बल्कि पाने वाले यानी रिसिपिएंट पर है। तो आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप 2 लाख रुपए से कम का कैश लें और बाकी अमाउंट आप चेक से या बैंकिंग चैनल के थ्रू लें। और कभी भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स पर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 लाख रुपए या 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीट कभी भी एंटर नहीं करें। एक दूसरा एग्जांपल, अब जो दूसरा क्लॉज है वो दूसरा क्लॉज इसका है सिंगल ट्रांजैक्शन पर। सपोज अगर आपने 10 लाख रुपए का माल बेचा, 10 लाख रुपए का माल बेचा, उसके लिए एक सिंगल इनवॉइस जारी की यानी कि एक सिंगल डेट पर और उसका पेमेंट आपने अलग अलग दिन में अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट के ज़रिए एक्सेप्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक इनवॉइस रेज की 10 अप्रैल को 10 लाख रुपए की, उसका पेमेंट आपने 11 अप्रैल को तो 50,000 लिया, 12 अप्रैल को 1.5 लाख लिया और 13 तारीख को फिर आपने 1.5 लाख लिया और बैलेंस आपने चेक से लिया 14 तारीख को। तो क्या आप पर 269ST एप्लीकेबल होगा? आप कह सकते हैं कि नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो भी पेमेंट आए हैं सीरीज ऑफ पेमेंट, उन पेमेंट में किसी भी दिन 2 लाख रुपए का अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप गलत हैं क्योंकि 269ST का जो सेकंड क्लॉज है उसमें सिंगल ट्रांजेक्शन होने पर चाहे आपने सिंगल डे पर पेमेंट 2 लाख रुपए एक्सीड नहीं किया है या 2 लाख रुपए टेस्ट नहीं किया है तो भी आप पर 269ST की पेनल्टी लगाई जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ एक इनवॉइस रेज किया था 10 लाख रुपए का, तो वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन माना जाएगा। सिंगल ट्रांजेक्शन के रूप में ट्रीट किए जाने के कारण उसके अगेंस्ट जितना भी पेमेंट आपने कैश में अलग अलग दिन एक्सेप्ट किया है, चाहे वो पेमेंट 2 लाख रुपए से कम का ही क्यों ना हो, आप पर 269ST की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों इसको समझना बहुत ज़रूरी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होने की गुंजाइश रहती है। तो इस चीज़ को बारीकी से समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारी इनवॉइस एक सिंगल इनवॉइस है और सिंगल इनवॉइस होने के नाते वो सिंगल ट्रांजैक्शन यानी कि सिंगल सेल माना जाएगा। अब 269ST के तीसरे क्लॉज की तरफ चलते हैं। तीसरा क्लॉज है सिंगल इवेंट या ओकेजन पर, यानी तीसरा क्लॉज सिंगल इवेंट और ओकेजन पर 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की कैश रिसीट को प्रोहिबिट करता है। अब ये सिंगल इवेंट और ओकेजन क्या है? सिंगल इवेंट और ओकेजन को सिंगल ट्रांजैक्शन के साथ आप कंफ्यूज ना करें। सिंगल इवेंट और ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल कोई मैरिज हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडे फंक्शन हो सकता है। इस तरह के ओकेजन्स पे जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे रिलेटिव्स और नॉन रिलेटिव से हमें जो लोग मैरिज फंक्शन को अटेंड करने के लिए आते हैं उनसे हमें कैश में गिफ्ट्स वगैरह मिलती हैं। सपोज़ मिस्टर श्याम की मैरिज ऑर्गेनाइज हुई और उस मैरिज फंक्शन के मौके पर उन्हें बहुत से लिफाफे रिलेटिव्स और नॉन रिलेटिव से जो मैरिज फंक्शन अटेंड करने आए हुए थे उनसे मिले। शादी के बाद जब उन लिफाफों को खोल कर देखा गया और उनके अमाउंट को काउंट किया गया तो पता चला कि वो अमाउंट टोटल कैश जो रिसीव हुआ था वो था 5 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या सेक्शन 269ST मिस्टर श्याम पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इस केस में मिस्टर श्याम रेसिपिएंट है। सिंगल इवेंट तो मैरिज फंक्शन हो ही गया, तो क्या हम क्रॉस C एप्लीकेबल करेंगे? क्रॉस C इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इवेंट तो एक ही है, ओकेजन तो एक ही है यानी कि मैरिज फंक्शन, लेकिन चूँकि ये जो स्पेसिफाइड सम है यानी 2 लाख रुपए वो किसी भी सिंगल पर्सन से प्राप्त नहीं हुआ है, अलग अलग पर्सन से प्राप्त हुआ है और किसी भी पर्सन से प्राप्त होने वाला जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए को कैश नहीं कर रहा है, इसलिए 269ST पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। पर सपोज अगर उनमें से किसी पर्सन ने 2 लाख रुपए का कैश दे दिया होता तो फिर पेनल्टी लगाई जा सकती है क्योंकि मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर क्रॉस हो जाती है। तो दोस्तों ये सेक्शन 269ST के
तीनों क्लॉजेस मैंने आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की है और आपको इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की है। नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, सेक्शन 40 कैपिटल A सबसेक्शन 3। ये सेक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल है और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, या आपके स्टेशनरी का खर्चा हो गया, आपके टी रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड खर्चा हो गया, कुछ भी हो गया जो आपने कैश में किया है, अगर उन खर्चों को 10,000 रुपये, अगर वो खर्चा 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा का था और आपने कैश में कर दिया, तो आप उस खर्चे को बुक नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके P&L अकाउंट में अगर वो कैश का खर्चा 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा का किसी भी एक सिंगल डे में दर्ज है, तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। ये सेक्शन 40A(3) कहता है और ये सेक्शन बिजनेस एक्सपेंडिचर पर एप्लीकेबल होता है। तो ये एक और कैश ट्रांजैक्शंस के को रोकने के लिए कदम उठाया गया सेक्शन 40 कैपिटल A सबसेक्शन 3 में, जिसके बारे में हर बिजनेस ओनर को जानकारी होनी चाहिए कि कितने तक, किस लिमिट तक हम कैश पेमेंट किसी भी एक्सपेंडिचर का दिखा सकते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज कर सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंतर्गत 10,000 से कम अमाउंट को अगर आप कैश में दिखाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा का कैश एक्सपेंडिचर आप नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आप सेक्शन 40A(3) के दायरे में आने के कारण वो खर्चा आपको डिसअलाउ हो सकता है किसी भी असेसिंग ऑफिसर द्वारा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जिनके बारे में आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, चाहे आप बिजनेस ओनर हैं या एक ऑर्डिनरी प्रोफेशनल है या सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। इन सभी सेक्शंस का ध्यान रखें और ये इंश्योर करें कि कभी भी किसी भी सेक्शन में जो भी लिमिट दे रखी है उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं करें, अदरवाइज़ आप पर भारी भरकम पेनल्टी लगाई जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में शेयर की गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की टैक्स रिलेटेड अपडेट्स और नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।